यस सर। अगली देखो बेटा, तो सबसे पहले हमने कल 5 किंगडम तक बात कर ली थी। अब उसी को आगे बढ़ाएंगे। जब उसी को आगे बढ़ाएंगे तो एनिमल किंगडम हमको सबसे पहले पढ़ना है। आपने टोटल कितने किंगडम्स लिए थे? 5। जिसमें फर्स्ट था आपका मोनेरा, सेकंड था आपका प्रोटिस्टा, थर्ड आपका फंजाई, प्लांटी जिसको आप प्लांट कहते हो, और एनिमेलिया। ओके। जब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के सीक्वेंस की बात थी तो वर्गीकरण के सीक्वेंस में सबसे पहले नंबर पर ये लिए गए थे। तो इधर हम लेफ्ट साइड में वर्गीकरण का सीक्वेंस कर देते हैं, वर्गीकरण का क्रम। तो वर्गीकरण के क्रम में सबसे पहले कौन आएगा बेटा? बताएंगे आप लोग, प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद क्या लिया था वर्गीकरण के क्रम में सेकंड नंबर पर? बताओ बेटा। प्रोटिस्टा। फर्स्ट नंबर पर ये दोनों, सेकंड नंबर पर प्रोटिस्टा। याद आ रहा है सबको? मोनू, दीपक, धनंजय। वर्गीकरण के क्रम में पहले नंबर पर प्लांट और जंतु थे, याद है ना? पादप और जंतु। यस सर। ये पूछा जाता है वर्गीकरण के क्रम में पहले नंबर पर ये, तो दूसरे नंबर पर कौन हो गया? प्रोटिस्टा। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? मोनेरा। वर्गीकरण का क्रम है। और सबसे लास्ट नंबर पर कौन सा आएगा? फंजाई, इसको आप कवक कहते हो। फंजाई। ये वर्गीकरण का क्रम है। लेकिन इधर की तरफ हम जो लेंगे, इनके बनने का क्रम, तो बनने के क्रम में बताओ पहले कौन बना होगा? सबसे पहले कौन बना होगा? प्रोकार्योटिक सेल बनी होगी या यूकार्योटिक सेल बनी होगी पहले? तो सबसे पहले प्रोकार्योटिक सेल बनेगी ना, ये कोष की प्रोकार्योटिक। और ये बना था बेटा, लिख लीजिए, 3.5 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले। तो पहले नंबर पर ये बन गया। दूसरे नंबर पर बना प्रोटिस्टा, ये बना था बेटा 1.5 अरब वर्ष पहले। तो दूसरे नंबर पर ये बन गया। तीसरे नंबर पर बनी फंजाई, थर्ड नंबर। हाँ, अब अगर हम बात करें, एक कोष की जीवों में पहले जंतु बने, बाद में पादप बने, बट बहुकोषी में बाद में जंतु बने हैं। तो फिर इनको ले लीजिए, जंतुओं को ले लीजिए चौथे नंबर पर, और पांचवें नंबर पर ले लीजिए पादप। इसलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, नोट डाल के लिख सकते हो। सबसे पहले स्वयंपोषी बने या परपोषी बने? जंतु बने पहले या पौधे बने? क्या बताइए आप लोग, बताओ। सबसे पहले कौन बने, जंतु या पौधे? पौधे। ना, पौधे सर। नहीं, जंतु। सबसे पहले चौथा नंबर लिखा है, देखो ये पांचवा है, तो चौथा पहले आएगा, पांचवा पहले आएगा? चौथा। देखो तो जंतु लिखा है ना, फिर आप पौधे क्यों बोल रहे हो? देखो लिखा हुआ है जंतु। सबसे पहले एक कोष की जंतु बने। तो अब जंतु हमेशा कैसे होते हैं? परपोषी, जो दूसरों से भोजन लेते हैं। तो सबसे पहले बनने वाली लाइफ परपोषी थी, ठीक है। स्वयंपोषी बाद में आए। तो सबसे पहले एक कोष की जंतु बने, यानी परपोषी बने। उसके बाद में
उसके बाद में स्वयं कोशी बने। उसके बाद में स्वयं कोशी, और स्वयं कोशी में आप कह सकते हो पौधे बने। अब बात आती है जो परपोषी थे, तो फिर वो भोजन कहां से लेते होंगे? सबसे बड़ी बात तो भोजन की है ना, क्योंकि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तो ज्यादातर पौधों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। जब पौधे ही नहीं बने तो भोजन कहां से लेंगे? तो जो परपोषी बने थे, सबसे पहले बनने वाले परपोषी अब ये तो पता ही है, लाइफ कहां बनी थी, थल पर या पानी में? सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहां हुई थी, पानी में या जमीन पर? पानी में सर। पानी में। पानी में सर। तो समुद्र में घुले सरल भोज्य पदार्थों का भोजन के रूप में उपयोग करते थे। ये है, बनाइए जल्दी से, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, नोट कर लिया सबने? यस सर। अभी देखो आपके पास पीडीएफ फाइल पहुंची है आपके ग्रुप में, साइटोलॉजी बॉटनी में और एनिमल किंगडम फर्स्ट जूलॉजी में। तो जब तक आप लोगों ने हार्ड कॉपी कलेक्ट नहीं की है कोचिंग से, तब तक आप उसमें से देख के पढ़ सकते हैं जो अपन पढ़ा रहे हैं। तो अब हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं, अब जो भी पढ़ने जा रहे हैं आपको अपने मॉड्यूल्स में से पढ़ना है। अभी तक तो हम बेसिक्स पढ़ा रहे थे, जो आपने नोट किए हुए हैं ये आपके मॉड्यूल्स में नहीं मिलेंगे, बट अब हम जो पढ़ेंगे वो मॉड्यूल्स में मिलेगा। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? सर मॉडल सर मिल रहे हैं सर सेंटर पर? आओगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आया हूँ मैं। राजवीर जी का नंबर है, उनको कॉल करके आप आ जाना। यस सर। और अभी हमने आपको भेज दिया पीडीएफ साइटोलॉजी। हाँ। देखो अब आप पेज नंबर 1 निकाल लीजिए, पीडीएफ खोल सकते हो ना साथ में मोबाइल पे, या नहीं ओपन कर सकते? कर सकते हैं ना? हाँ। तो हमको सबसे पहले जंतु जगत में देखें परिचय, तो सबसे पहली हेडिंग दी है वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी। तो आप जानते हैं वर्गीकरण की जरूरत क्यों हुई, तो पहली हेडिंग हमारी यही है वर्गीकरण। देखो आप अपने मॉड्यूल्स में, क्यों हुई वर्गीकरण की आवश्यकता? तो हमने कल ही आपको बताया था, जंतुओं की जातियां होती है बेटा 13 लाख और पौधों की जातियां होती है 5 से 6 लाख। तो कोई भी एक वैज्ञानिक अपने पूरे जीवन काल में इन सभी की स्टडी नहीं कर सकता, इसलिए जंतुओं और पौधों को उनके समूहों में वर्गीकृत किया गया।
जब समूह बनाएंगे तो उनके लक्षणों के आधार पर बनाते हैं। वो लक्षण उनका आवास हो सकता है, उनका भोजन का स्वभाव हो सकता है, उनके चलने फिरने की आदत हो सकती है, उनकी शरीर की बाह्य संरचना हो सकती है, शरीर की आंतरिक संरचना हो सकती है। तो कई लक्षणों के आधार पर जीवों को उनके समूह में वर्गीकृत करना वर्गीकृत कहलाता है। तो लिखने की जरूरत तो नहीं है बेटा। हेलो, आवाज आ रही है? रोहित? यस सर, हाँ, यस सर यस सर। वो उसमें लिखा हुआ है इसलिए वहीं से पढ़ेंगे ना, टाइम समझने में ज्यादा से ज्यादा देंगे। तो लिखा हुआ है हाँ सर यानी टैक्सोनॉमी, तो क्लियर लिखा हुआ है वह शाखा जो नामकरण से, वर्गीकरण से तथा उनके अध्ययन से संबंधित होती है। ठीक है, नामकरण भी चाहिए क्योंकि नहीं तो अपन सभी जीवों को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो हमने कल भी आपको बताया था कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषाएं चलती हैं, तो हो सकता है कि कंफ्यूजन रहे। हमारे यहाँ जिस जंतु को जो नाम देते हो दूसरे देश में वो नाम ना होके कोई अलग नाम होता हो। अब पता चले हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने स्टडी की रैबिट पे, खरगोश पे स्टडी किया, हो सकता है चाइना में खरगोश को कुछ और कहते होंगे ना, खरगोश तो नहीं बोलते होंगे, ये तो पक्की बात है। तो अब जो अध्ययन के रिसर्च परिणाम दुनिया के सामने आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे थे, इसलिए उनको उनका नाम दे दिया गया। और जो हमने आपको कल बताया था जो वंश और जाति से मिलकर बना है, वंश और जाति से मिला। जैसे हमारा नाम होमो सेपियंस है, हमारा नाम क्या है बेटा? मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस। तो होमो मनुष्य का वंशज है और सेपियंस जाति है। अब हम किसी भी कंट्री में चले जाए, जैसे हम होमो सेपियंस कहेंगे, चाहे लंका में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे इटली में हो, चाहे नेपाल में हो, तो सब समझ जाएंगे होमो सेपियंस का मतलब मनुष्य के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही मैंगो, आम की बात करेंगे, मैंगनीफेरा इंडिका, मैंगनीफेरा इंडिका बोलेंगे सब समझ जाएंगे मैंगो के बारे में बात होगी। ऐसे ही कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस डॉग का नाम होता है, डॉग का, डॉगी का। तो जैसे हम कैनिस फैमिलियरिस बोलेंगे सब समझ जाए डॉग के बारे में। अब ये इस तरीके से नामकरण उनका कर दिया गया। क्लियर है बेटा सबका? यहाँ तक टैक्सोनॉमी जो शब्द था वो कॉन्डोले द्वारा दिया गया। कॉन्डोले साइंटिस्ट का नाम है। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो किसने दिया है ना? जैसे आपने कहा कि सबसे पहले आपका नाम अरस्तु। अरे अरस्तु ने नहीं दिया है, कंडोले लिखा तो है। टैक्सोनॉमी नाम कंडोले ने दिया था सबसे पहले, नाम कंडोले ने दिया है। वर्गीकरण सबसे पहले लेके आए अरस्तु, बट वर्गीकरण वर्ड जो है वो कंडोले ने दिया है। क्लियर है बेटा आपका? अरे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को इस दुनिया में लाने वाले हमारे मम्मी और पापा ही तो हैं। समझ रहे ना बात को आप? बट ये जरूरी नहीं है कि आपका नामकरण आपके मम्मी पापा ने किया हो। आपका नामकरण हो सकता है आपके दादा दादी ने किया हो, नाना नानी ने किया हो, चाचा ने किया हो, बुआ ने किया हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, या पापा के दोस्त ने किया हो सकती है कि नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी? ऐसे ही है। तो वर्गीकरण जो शब्द है वो कंडोले ने दिया, बट वर्गीकरण को सबसे पहले लेके आए वो थे अरस्तु। अब क्लियर है सबका? फिर लिखा हुआ है वर्गीकरण का इतिहास। तो अरस्तु को अपन जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं, कल हमने आपको लिखाया था। और वनस्पति विज्ञान का अपन पिता कहते हैं थियोफ्रास्टस को, ये अपन लिख चुके हैं कल। फिर प्राचीन जंतु वर्गीकरण का पिता ये है प्राचीन। देखो मॉडर्न यदि क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो कैरोलस लिनियस, लेकिन यदि पुराने की बात हम करेंगे तो अरस्तु। और पुराने की जब बात आप अरस्तु के बेसिस पर करोगे तो अरस्तु ने पुराने वर्गीकरण को दो भागों में डिवाइड किया। देखो दिया हुआ है दो पार्ट आपके मॉड्यूल्स में, एक एनेमा और एक ईनेमा। मिल गया? एनेमा और एक दिया ईनेमा। ये इसका मतलब होता है एब्सेंट, ए एब्सेंट, और ई का मतलब यहां पर है प्रेजेंट से। तो उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जंतुओं को जिनके पास लाल रक्त कोशिकाएं नहीं थी, आरबीसी नहीं था, ब्लड नहीं था, आरबीसी अनुपस्थित,
या लाल रक्त कणिका अनुपस्थित या ब्लड अनुपस्थित, उनको कह दिया उन्होंने एनेमा। और जिसमें ये उपस्थित थे, आरबीसी उपस्थित या ब्लड उपस्थित, उनको उन्होंने कह दिया इनेमा। क्लियर है ना बेटा? दो पार्ट्स हो गए, एनेमा एंड इनेमा। क्लियर है सबका यहां तक? बताइए जरा मोनू, धनंजय। फिर देखो, फिर और आगे वर्गीकृत किया गया तो दो बेसिस पे डिवाइड किया गया। एक होता है ओविपेरस, ओविपेरस देखो जिसमें लिखा हुआ ओविपेरस की देखो हिंदी लिखी हुई है अंडप्रजक, और खतरनाक हिंदी है। पेपर में भी अंडप्रजक कभी नहीं आएगा, हिंदी में भी ओविपेरस आएगा, इसलिए मैं ओविपेरस लिख दिया। तो ये भले ही याद नहीं रहे, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी मीडियम का भी तो ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हिंदी में ये लिखा मिलेगा ऐसे। दूसरा होता है विविपेरस, विविपेरस इसको बोलते हैं जीव प्रजक, है ना। जीव प्रजक का मतलब जब सीधा जीव इस दुनिया में बाहर आता है, जीव प्रजक। जीव प्रजक का मतलब और अनप्रजक का मतलब अंडे देने वाले जंतु, अंडे देते हैं। और जीव प्रजक का मतलब सीधा जंतु को जन्म देने वाले जंतु, जंतु को जन्म देने वाले। तो आप सब लोग जानते हैं कौन कौन से जीव अंडे देते हैं, कौन कौन से जीव बच्चों को जन्म देते हैं। तो जितने भी स्तनधारी हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रैट, रैबिट, एलिफेंट, ये सब जंतु को जन्म देते हैं, अंडों को, जंतु को। इसमें कौन आ जाएगी? फिश आ जाएगी, फ्रॉग आ जाएगा ना, रेप्टाइल्स आ जाएंगे। रेप्टाइल्स आपको पता है, मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली, ये सब एग देते हैं। और बर्ड्स आ जाएंगे, पक्षी। तो लिख सकते हैं फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी। फिश को बोलते हैं हिंदी में मछली, फ्रॉग को बोलते हैं मेंढक, रेप्टाइल्स को बोलते हैं सरीसृप, इसमें छिपकली, सांप, मगरमच्छ सब आ जाएंगे। और बर्ड्स का तो मतलब सबको पता ही है, पंछी। ये दो पार्ट्स बन गए, एनेमा और इनेमा। एनेमा जिसमें आरबीसी नहीं है, ब्लड नहीं है। इनेमा जिसमें आरबीसी है, ब्लड है। एक अंड प्रजक और एक जीव प्रजक, अंडों को जन्म देने वाले और जीवों को जन्म देने वाले। सर हाँ सर, चमगादड़ भी सर एक पक्षी होता है, लेकिन सर वो बच्चे को जन्म देता है। चमगादड़ पक्षी नहीं होता, चमगादड़ स्तनधारी होता है। चमगादड़ बेटा स्तनधारी है, पक्षी नहीं है। स्तनधारी में आता है चमगादड़, ठीक है। अपवाद मिलेंगे, जैसे प्रोटोथीरिया होता है मैमल्स में, जिसको आप इक्टिना या डकवल प्लेटिपस कहते हैं, वो देता है एग। तो वो आगे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, जैसे बिच्छू है, स्कॉर्पियन, आर्थ्रोपोडा में आता है, बच्चे को जन्म देता है। जैसे वर्म्स की बात की कल आपने, एस कैल्विन, जिसमें वॉचेरिया होता है, वो बच्चों को जन्म देता है, विविपेरी होता है। तो बीच बीच में बहुत सारे एनिमल्स आते रहेंगे जो बच्चों को जन्म देते हैं, जनरली ये है, ठीक है। तो उनको पढ़ेंगे, जो अपवाद होंगे उनको सबको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक सबका? प्लीज रिप्लाई कीजिए एक बार। यस सर। ओके, आगे चलिए। अब बेटा जात, स्पीसीज, स्पीसीज शब्द जॉन रे ने दिया,
लिखा हुआ इसको अंडरलाइन कर लो। जैसे वर्गीकरण शब्द कंडोले ने दिया, अंडरलाइन कर लो। ऐसे ही जाति शब्द, स्पीशीज शब्द जॉन रे ने दिया। ये एमपीपीएमटी में पूछा जा चुके हैं दोनों ऑब्जेक्टिव। जैसे वर्गीकरण शब्द है किस साइंटिस्ट ने दिया, तो डी कंडोले। ऐसे जाति शब्द है, स्पीशीज शब्द है किस वैज्ञानिक ने दिया, तो जॉन रे। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं बेटा आप आपको बात को। नामकरण की द्विनाम पद्धति गैस्पर्ड एंड फोनेम द्वारा दी गई थी, लेकिन बाद में इसको दिया कैरोलस लीनियस ने। और एक बुक लिखी थी उन्होंने 1758 में, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ये नीट में पूछा जा चुका है, सिस्टेमा नेचुरी किस ईयर में लिखी गई। इसके टोटल 10 एडिशन थे। जो फर्स्ट एडिशन है वो 1758 में आया। तो सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखी थी ये भी पूछा गया है, तो क्या जवाब हो जाएगा बताओ। सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखी? लीनियस, कैरोलस कैरोलस लीनियस ने लिखी। ठीक है, 1758 में इसका प्रथम संस्करण आया। प्रथम संस्करण आया। क्लियर है ना। अगर यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है उसमें केवल कितनी जातियों को सम्मिलित किया गया था, तो नियर अबाउट 4438 के आसपास है। 4238 या 4438, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप 4238 लिख लीजिए। टोटल जातियां थी उसमें 4238, चाहो तो लिख सकते हो। 4238 जातियां थी। जंतु और पादपों की मिला के पहले एडिशन में उन्होंने 4238 जातियों को इंक्लूड किया। समझ पा रहे हो ना बात को। जैसे मनुष्य की जाति है, ऐसे ही वहां पर उन्होंने 4238 जातियों को सम्मिलित किया। क्लियर हो गया बेटा यहां तक सबका? याद हो गया सबको आज जो पढ़ा है वो हमने? तो थोड़ा सा ब्रेन पे जोर दे के पढ़ना, साथ में याद होता चलेगा ना। ये नहीं याद सर ने पढ़ा दिया अब कल याद करेंगे, नहीं, क्लास में याद हो जाना चाहिए। फिर देखो नामकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी, कल अपन ने पढ़ा था। बट नामकरण की त्रिनाम पद्धति दी स्टिकलैंड ने। त्रिनाम क्या है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, त्रिनाम बोलते हैं इसको हिंदी में। 3 नामों से मिलकर बना त्रिनाम पद्धति। ये दी बेटा स्टिकलैंड ने, गिवन बाय स्टिकलैंड, साइंटिस्ट का नाम है। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। बट त्रिनाम में स्टिकलैंड आ गए। कल आपने पढ़ा था द्विनाम किस किस से मिलकर बने थे? जीनस और स्पीसीज। याद आ रहा है? द्विनाम में एक जीनस था, एक जाति थी, यानी वंश और जाति। यस सर। बट त्रिनाम में क्या आ जाएगा? उपजाति। उपजाति, सब स्पीसीज, उपजाति आ जाएगी। अब समझो, वंश और जाति पूरी दुनिया में क्या होती है? बदल सकते हैं कि एक ही होंगे? क्या लिखा हुआ है नीचे? वंश और जाति कभी चेंज नहीं हो सकते, पूरी दुनिया में एक ही रहेंगे, किसी भी देश में चले जाओ। बट उपजाति बदल जाएगी। उपजाति क्या होगी? सभी देश उपजाति अपने अपने हिसाब से दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो चाहे इसमें चेंज कर सकते हैं बस।
दे सकते हैं। क्लियर है ना? एग्जाम्पल के तौर पर समझना पड़ेगा इसे। जैसे हमने कौवे का नाम लिया, कौवा, देखो कौवा, इसका जीनस तो होता है कॉर्बस, जाति होती है स्प्लेंडेंस, और हमारी इंडिया में इसकी उपजाति भी यही रहती है, स्प्लेंडेंस, इंडिया में। बट जैसे हम बर्मा कंट्री में जाएंगे, तो बर्मा कंट्री में जाने पर बेटा कॉर्बस तो बदल नहीं सकता ना, जाति भी नहीं बदल सकती, जीनस नहीं बदल सकता, जाति भी नहीं बदल सकती, लेकिन क्या बदल सकते हैं हम अपने हिसाब से? उपजाति। उपजाति। तो वहां उपजाति हो जाएगी बेटा प्रोटिगेटस, बर्मा। जब लंका में जाएंगे तो कॉर्बस, स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, और उसकी जाति हो जाएगी इंसोलेंस, लंका। देखो उपजाति बदल गई कि नहीं बदल गई? इंडिया की उपजाति ज्यादातर वही रहती है बेटा जो इंग्लैंड वालों ने बनाई, और उसके पीछे रीजन ही आपको मालूम है, 1758 की बात हो रही है, और उस टाइम हम लोगों पर किसका शासन हुआ करता था? अंग्रेजों का। अंग्रेज। तो हमारे यहाँ ज्यादातर वही रूल्स है, वही नियम है जो अंग्रेजों ने बनाए, आज तक भी चले आ रहे हैं। हमारे कोर्ट के कानून भी 80% वही है अभी, बल्कि पूरा 100 भी कह सकते, कुछ बदल गए थोड़े बहुत, तो सब कुछ वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। इसलिए हमारी उपजाति वही रहेगी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ज्यादातर देशों में चलती है, क्योंकि ज्यादातर देशों पर अंग्रेजों का शासन था, उन्हीं के अकॉर्डिंग था। तो क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक सब बताइए जरा एक बार हमको। यस सर। ओके, जरा इसको नोट कर लीजिए। कर लिया बेटा नोट? यस सर। देखिए आगे। अब देखो बेटा, फाइलम शब्द क्यूबियर द्वारा दिया गया, ये भी नट लेना। जैसे आपने पढ़ा वर्गीकरण शब्द कंडोले ने दिया, जाति शब्द जॉन रे ने दिया, ऐसे ही फाइलम शब्द किसने दिया? संघ शब्द किसने दिया? क्यूबियर ने दिया। फाइलम को हिंदी में संघ कहते हैं, कल बताया था ना। तो फाइलम शब्द क्यूबियर ने दिया। आगे चलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट शब्द लैमार्क के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? लैमार्क के द्वारा। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लैमार्क ने दिया है। तो आप लिख सकते हो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ये शब्द भी लैमार्क के द्वारा दिए गए। होते क्या है इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स इनको हिंदी में अकशेरुकी कहते हैं। अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब समझ गए? आप में से कोई जानता है क्या होता है इसका मतलब? बताओ अगर कोई जानता हो तो।
क्या नहीं हो जिनमें? जिनमें पाइप नहीं पाई जाती हाँ बेटा, सर, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती इनमें। हाँ, जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है, रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजी में क्या कहते हो? स्पाइनल कॉर्ड सर। वर्टिब्रल कॉलम है ना, वेरी गुड। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम अनुपस्थित होती है उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। याद रखना, जब रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो बेटा क्रेनियम बॉक्स भी नहीं होगा। क्रेनियम बॉक्स जिसमें ब्रेन होता है वो भी अनुपस्थित रहेगा, तथा क्रेनियम बॉक्स ना, कपाल, कपाल बॉक्स बोलते हैं इसको ना, कपाल, अनुपस्थित होता है। ये तो रीढ़ की हड्डी है नहीं है तो ये भी नहीं होगा कपाल बॉक्स। फिर वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी, जिनमें उल्टा कर दो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो हम वर्टिब्रल कॉलम लिखते हैं सीधा, कॉलम तथा क्रेनियम बॉक्स। आपको लगे स्पेलिंग में दिक्कत आ रही तो आप हिंदी में लिख लिया करो ऐसे, क्रेनियम बॉक्स, ये चलेगा। उपस्थित होता है, उदाहरण इसके क्या होते हैं पता है आपको? बताओ दो चार उदाहरण आप लोग बताओ बेटा। फिश क्या है? वर्टिब्रेट्स, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में बता सकते हो? बिच्छू, बिच्छू को अंग्रेजी में स्कॉर्पियन कहते हैं। हाउस फ्लाई जिसको आप मक्खी कहते हो, मच्छर ना, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे हैं, नोट कीजिए। तो ये दोनों शब्द किसने दिए थे? देखो बेटा लिखा होगा सीट में, बताओ किसने दिए थे? सर कैसे बोलो? ये शब्द दोनों लैमार्क ने दिए। तो लैमार्क के द्वारा दिए गए दोनों शब्द हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? नोट कीजिए, फिर आगे चल रहे हैं।
बेटा नोट कर लिया सबने? यस सर। Yes, सर sir. कर लिया नोट। अच्छा अब देखो आगे, तो जो हमने कल आपको सीक्वेंस बताई थी, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज, और यदि और जाना चाहो तो स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज हो जाएगी। तो आपके पेज नंबर 1 पर मॉड्यूल में सबसे लास्ट में बना हुआ है वही टेबल, इसको हायरार्की सीरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस टेबल में जो बनी हुई है आपकी शीट में? हायरार्की सीरियल। तो जो डायग्राम बना हुआ है पिरामिड से, इट्स कॉल्ड हायरार्की सीरियल। लिख सकते हो HEIRARCHI, हायरार्की सीरियल। तो जो आपकी टेबल बनी हुई है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इट्स कॉल्ड हायरार्की क्रम। पूछ लेते हैं क्या बोलते हैं इस क्रम को, तो हायरार्की क्रम आपको टिक करना है। अब देखो पेज नंबर 2 पर पहुंच गए हम। सब लोग देख पा रहे हैं पीडीएफ में? जरा बताएं। तो क्लास नोट्स भी बनाने और पीडीएफ भी देखनी है, दोनों साथ साथ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? उसके बाद हमारी पूरी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाती है। वो कंप्लीट हो गई तो फिर हम सिलेक्ट हो जाएंगे। एनसीईआरटी ही मेन पढ़नी है, डिटेल में पढ़ना है, लेकर है ना। आगे देखो, वर्गीकरण में विभिन्न समूह स्तरों क्रमों को अकल्पनीय श्रेणियों के रूप में जाना जाता है, जैसे जगत, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हिंदी में लिखा है जगत, किंगडम को जगत कहते हैं, फाइलम को संघ कहते हैं, क्लास को वर्ग कहते हैं, ऑर्डर को गण कहते हैं, फैमिली को कुल कहते हैं ना, किस कुल के हो, किस परिवार के हो, वंश, जात, वंश किस वंश के हो, और जाति। अब हमने कहा जगत तो जंतु जगत है, हम अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो बताओ, यदि हमने कहा मनुष्य की बात हो रही है, तो मनुष्य किस जगत में आता है बेटा, बताएंगे? जंतु सर। एनिमल किंगडम। फाइलम क्या होगा हमारा, बताइए? तो किंगडम एनिमल हो गया। फाइलम बताओ क्या होगा, कॉर्डेटा के नॉन कॉर्डेटा? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब बताएं क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी है वो नोटोकॉर्ड के रूपांतरण से बनती है। तो कॉर्डेटा का मतलब होता है जिनकी भ्रूणावस्था में, हमारी भ्रूणावस्था कितने दिनों की होती है, कितने महीनों की होती है? अरे हम माँ के गर्भाशय में कितने दिन रुकते हैं? 9 महीने सर। 9 महीने। तो जिनकी भ्रूणावस्था में नोटोकॉर्ड बनती है, नोटोकॉर्ड बनती है। लेकिन हमारा जब जन्म होता है तो नोटोकॉर्ड नहीं होती, जन्म से पहले ही वो किस में कन्वर्ट हो गई? किसमें कन्वर्ट हो गई, बताओ जल्दी से। तो आपकी रीढ़ की हड्डी किसका मॉडिफिकेशन है? तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी बनी हुई है वो किससे बनी है? फिर क्या था भ्रूणावस्था में इसकी जगह पे आपका? नोटोकॉर्ड। समझ? अब फाइलम के बाद क्लास, जिसको वर्ग बोलते हो आप, मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब होता है जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, स्तन ग्रंथियां।
स्तन ग्रंथियों को मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, दुग्ध ग्रंथियां। तो सबसे पहले बच्चा इन्हीं मेमरी ग्लैंड से अपना न्यूट्रिशन लेता है, मां के दूध से। क्लियर है बेटा? यहां तक जरा बताइए। फिर ऑर्डर। सर ये किसी का माइक चालू, सर आवाज आ रही बैकग्राउंड की। माइक ऑफ करो बेटा। किसका चालू है? माइक ऑफ करिए। माइक किसी को भी ऑन नहीं करना है, ठीक है? अब बताओ बेटा, ऑर्डर गढ़। गढ़ का मतलब लिखा है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स प्राइमेट्स का मतलब जो सीधे खड़े होकर चलते हैं, सीधे खड़े होकर चलने वाले। आपके अलावा कोई नहीं चलता सीधे खड़े होकर। क्लियर हो गया बेटा? फिर फैमिली होमिनिडी। फैमिली होमिनिडी। फैमिली होमिनिडी का मतलब ह्यूमन नेचर आ जाता है, क्रेनियल कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, ब्रेन डेवलप हो जाता है। और बंस होमो, परिवार या कुल कहते हैं। जीनस बंस, होमो। फिर स्पीसीज, जिसको आप जाति कहते हो। उपजाति की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग अलग कंट्री अलग अलग हिसाब से कर सकती है। हमारी उपजाति सेपियंसी होती है, याद रखना, ये बता चुके हैं हम, ठीक है? नोट करो बेटा इसको। हो गया बेटा नोट? यस सर। ये हमारा पूरा वर्गीकरण था। हमारे क्या किंगडम है, क्या फाइलम है, क्या ऑर्डर है, क्या क्लास है, क्या फैमिली है।
स्पीसीज, जीनस, सब कुछ अगर आगे पीछे करके कोई भी एग्जामिनर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। फिर देखो अब वर्गीकरण का जो आधार क्या होना चाहिए, तो वर्गीकरण के आधार में क्या होना चाहिए, एक तो कोशिकाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आपने देखा था 5 किंगडम बने थे, जिसमें से एक किंगडम तो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए बना था, और हमने बता दिया प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा एक ही होगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल वाले कभी भी बहुकोष्ठी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास केंद्रक नहीं होता, और केंद्रक नहीं होगा तो सेंट्रोल्स भी नहीं होंगे, और जब तक सेंट्रोल्स नहीं होंगे तब तक सेल डिवीजन नहीं होगा। क्लियर है ना? तो अपन ने कही थी केंद्रक नहीं है तो केंद्रक विभाजन नहीं होगा, और केंद्रक विभाजन नहीं होगा तो कोशिका द्रव्य विभाजन भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी एक सेल से दो सेल नहीं बनेंगी, तो बहुत सारी कैसे बन सकती है। सेकेंड पॉइंट आपने कहा टिश्यू, एक कोश की, फिर उसके बाद टिश्यू किसमें बन जाता है, टिश्यू ग्रेड, और जब टिश्यू बन रहे हैं तो फिर आपको मालूम है फिर ऑर्गन भी बनेंगे, और कई ऑर्गन मिलके जैसे एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, ये सब मिलके हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप करते हैं, और कई सिस्टम्स मिलके पूरा एक बॉडी बनाते हैं। तो इनकी जो सीक्वेंस रहती है वो ये रहती है बेटा, जैसे सेल है, सेल फॉर्म होंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू फॉर्म होगा तो ऑर्गन बनेंगे, जब ऑर्गन फॉर्म होंगे तो सिस्टम बनेंगे, और जब कई एक सिस्टम बनेंगे तो एक पूरी बॉडी डेवलप होगी, एक जंतु डेवलप होगा। ये पूरी सीक्वेंस रहती है। तो वो ये कह रहे हैं इनके बेसिस पर फिर हमने आगे क्लासिफाइड किया, किसमें कोश की ग्रेड होगी, किसमें ऊतकी ग्रेड होगी। तो आपको मालूम है सेल को कोशिका कहते हैं, टिश्यू को ऊतक कहते हैं, ऑर्गन को अंग कहते हैं, सिस्टम को तंत्र कहते हैं, और बॉडी तो पता ही है पूरा एक शरीर फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है। तो देखो सबसे पहले दिया संगठन के स्तर, ये पॉइंट्स, संगठन के स्तर। तो सबसे पहले हमने सेलुलर ग्रेड की बात की, कोशिकीय स्तर की बात की, कोशिकीय स्तर की बात की तो आप पढ़ चुके हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक के लिए, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक के लिए कौन सा जगत होता है, बताओ 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 जल्दी से, कोई भी बताओ। प्रोटिस्टा याद आ रहा है? प्रोटिस्टा, यस सर। उसकी पर्टिकुलर जगत प्रोटिस्टा। और इसमें जब हम संघ की बात करेंगे, फाइलम की बात करेंगे, तो होता है बेटा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब चूंकि प्रोटिस्टा में आता है इसलिए यहां पर आपके मॉड्यूल्स में लिया नहीं गया है, क्योंकि मॉड्यूल्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा जगत नहीं पढ़ रहे, मॉड्यूल्स को क्या पढ़ रहे हैं, नोट्स में क्या पढ़ रहे हैं, जंतु जगत पढ़ रहे हैं। ये जंतु जगत का भाग नहीं है, प्रोटिस्टा जगत का भाग है। क्लियर है ना? इसलिए नहीं दिया है। किसका भाग है फिर? ये प्रोटिस्टा का, इसलिए आपके नोट्स में नहीं दिया। बट इसमें जंतु तो आते हैं, जैसे ब्यूलिना है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम, ये सब जंतु होते हैं, बट एक सेल वाले होते हैं, और एक सेल वालों को प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, इसलिए इनके बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है। क्लियर हो गया सबका? समझ में आ गई ये वाली बात सबको? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? हाँ भाई सर। चलो दूसरा, कोशिकीय स्तर।
कोशिकी स्तर का मतलब जिसमें सारे का सारा काम कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होगा। फंक्शन कोशिकाओं द्वारा, कार्य कोशिकाओं के द्वारा संपन्न किया जाए। इसमें उदाहरण होता है बेटा स्पंज, स्पंज। और इसके लिए जो आप फाइलम पढ़ेंगे वो पॉलीफेरा फाइलम होता है, संघ पॉलीफेरा पढ़ेंगे आप इसके लिए, संघ पॉलीफेरा कल पढ़ेंगे, पॉलीफेरा यही बोलेंगे हिंदी में भी। फिर ऊतकीय स्तर, इसको टिश्यू ग्रेड बोलते हैं, टिश्यू ग्रेड। तो इसमें ऊतक के द्वारा कार्य किया जाएगा। इसमें फाइलम सीलेंट्रेटा के जंतु आते हैं, संघ सीलेंट्रेटा, इसके जंतु आएंगे। तो सीलेंट्रेटा में पूरा क्या होता है, टिश्यू ग्रेड होती है, ठीक है। फिर ऑर्गन, तो दिया हुआ ना ऑर्गन तंत्र, अंगीय संरचना, अंग स्तर का संगठन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन ग्रेड। इसमें दो फाइलम पढ़ते हैं, संघ प्लेटिहेल्मिन्थीस, इनको सीक्वेंस से पढ़ा जाता है, कि सीक्वेंस नहीं बदल सकती, और एस हेल्मिन्थीस के जंतु। प्लेटिहेल्मिन्थीस और एस हेल्मिन्थीस के जंतु। फिर होती है बेटा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, अंग तंत्र, स्तर का संगठन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बोलते हैं। इसमें आते हैं संघ एनिलिडा, ये फाइलम याद से रखना सीक्वेंस है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सर अंग स्तर में सर संघ कौन से हैं? संघ प्लेटिहेल्मिन्थीस और एस हेल्मिन्थीस, प्लेटिहेल्मिन्थीस और एस हेल्मिन्थीस दो है, पढ़ेंगे एक एक करके हम सबको। प्लेटिहेल्मिन्थीस और एस हेल्मिन्थीस है ना। और अगर सिस्टम में वर्ड यूज कर दिया तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अब नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख दे बेटा इसके आगे का। तो मोलस्का के आगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के आगे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, ये सब पढ़ने हैं अपने को। और कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग आते हैं, तो कॉर्डेटा तक हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक सबका? नोट कर लीजिए जल्दी।
अंग तंत्र स्तर का संगठन है सर, संघ एनीलिया है क्या है? एनिलिडा, अरे एनिलिडा गलत लिखा है, एनिलिडा, एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा है ना, एनिलिडा फिर आर्थ्रोपोडा। फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा। हो गया बेटा? चलिए आगे, फिर देखो नेक्स्ट हेडिंग, फिर देखो बेटा पाचन पथ। तो पाचन पथ का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको मालूम है मुख से शुरू होता है, मुख जिसको आप माउथ कहते हैं, शुरू होकर एनस पर समाप्त होता है, जिसे आप हिंदी में गुदा द्वार कहते हैं। समाप्त होता है। अब इसके बीच बीच में क्या क्या आता है? बहुत सारी चीजें आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगी, ठीक है, इसमें आ जाएगी एलिमेंट्री कैनाल। ये जो लिखी है मुख से एनस तक वही है। पाचन ग्रंथियां जिनको आप डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हो, उदाहरण लिवर, जिसको आप यकृत बोलते हो, पैंक्रियास, जिसको आप अग्नाशय कहते हो, सैलिवरी ग्रंथियां, जिनको आप लार ग्रंथियां बोलते हो, आमाशय ग्रंथियां, और आहार नाल की ग्रंथियां।
इतनी चीजों से मिलकर बना होता है। लेकिन अपन को ये थोड़ी पढ़ना है, अपने को पढ़ना है जंतुओं के बेसिस पे। तो आप कह सकते हो उदाहरण संघ सीलेंट्रेटा, संघ पॉरीफेरा ले लो, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटी एल्मिंथीजस कैल्मिंथीज, दोनों को मिला के हम क्रमी वर्ड यूज करते हैं दोनों के लिए। क्रमी, क्रमी का मतलब दोनों, प्लेटी एल्मिंथीज और एस कैल्मिंथीज। इनमें केवल एक छिद्र होता है जिसे माउथ कहते हैं, जबकि एनिलिडा से कॉर्डेटा तक, एनिलिडा से कॉर्डेटा तक ये पूरा डेवलप सिस्टम होता है, विकसित तंत्र होता है। विकसित तंत्र का मतलब ये सारी चीजें जिसमें होंगी वो विकसित तंत्र माना जाएगा। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? रोहित, हिमांशु, धनंजय, दीपक, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करेंगे और आज की आपकी क्लास क्लोज हो जाएगी, एंड हो जाएगी। सर बोर्ड पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बेटा, सर बोर्ड क्लियर में दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा डिस्कनेक्ट होकर वापस रिजॉइन करो, आपका नेट स्लो होगा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कभी हो जाता ना, किसी का ब्लर हो रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम डिस्कनेक्ट होकर वापस से ज्वाइन हुआ करेंगे तो दिख जाता है। देखो बाकी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड दे रहा है ना सबको? यस सर। हाँ, तो आपका नेट की स्पीड स्लो होगी। नोट कर लीजिए, आज की क्लास यहीं तक रहेगी।